हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर थर्ड के बारे में चर्चा। तो आज के हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, प्रावस्था नियम किसे कहते हैं। दोस्तों, या प्रावस्था नियम को समझाइए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है। तो इसका आंसर ये होगा कि प्रावस्था नियम का गणितीय रूप होता है दोस्तों F बराबर C माइनस पी प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर F तो होता है विसमांगी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटियां, और यहाँ पर C जो है वो घटकों की संख्या होती है। घटकों की आपसे पूछ लिया जाए कि प्रावस्था नियम लिखिए, तो F बराबर C माइनस पी प्लस 2 आपको लिखना है। और यहाँ पर क्या होगा कि F विसमांगी तंत्र की स्वतंत्रता कोटियाँ होती है और C घटकों की संख्या होती है और P जो है वो प्रावस्था की संख्या होती है। दोस्तों, तो किसी विसमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्रता की कोटियां की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों तथा प्रावस्था के उस तंत्र के घटकों, C यानी घटक हो गए, और प्रावस्था यानी इन दोनों का अंतर, और प्लस में क्या भी दोस्तों 2 अधिक होता है। तो किसी विसमांगी तंत्र की साम्यावस्था यानी F में स्वतंत्रता की कोटियां क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, F हो गई स्वतंत्रता की कोटियां की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों यानी C, उस तंत्र के घटकों यानी C तथा प्रावस्था के संख्याओं का अंतर, यानी P प्रावस्था हो गया, C हमारे पास घटकों की संख्या होगी, इन दोनों का अंतर हो गया। उससे क्या होता है दोस्तों, 2 अधिक होता है कि अंतर से 2 प्लस में 2 कर दिया है, तो 2 अधिक होता है। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद में पूछ लिया जाए आपसे ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम जो है वो कहता है कि V बराबर IR, आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। तो इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है, तो इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की शक्ति, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, चालक
पर लगाए गए विभवांतर, लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होता है, के समानुपाती व चालक में जितना प्रतिरोध होता है, चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात V बराबर IR, और I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, जहाँ पर दोस्तों V वोल्ट में मापा जाता है और R जो है ओम में, R का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, और V का हो जाएगा वोल्ट, I आपको पता ही है एम्पियर में होता है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया या वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें क्या हो दोस्तों, जिसमें क्या हो, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी जो ऊष्मा प्राप्त करता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक परिवर्तन या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गई हमारे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, विशोषण होता है, उसमें वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है दोस्तों कि क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं। क्वांटम लब्धि दोस्तों एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये जो अभिक्रिया होती है तो उसमें जितने समय में उस अभिक्रिया में अणुओं में जितने अणु भाग लेते हैं उनकी वह जितने उसी समय में जितने फोटोन अवशोषित होते हैं उन दोनों के अनुपात को क्वांटम लब्धि कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए क्वांटम लब्धि यह क्वांटम लब्धि ये क्या है दोस्तों, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यह प्रकाश रासायनिक क्रिया है, ठीक है। क्वांटम लब्धि को फाई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे कि फाई
दिए गए समय फाई बराबर किसकी होगा दोस्तों, जो हमें समय दिया होता है उस समय के अंदर कितने अणु अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। तो दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वह किसका अनुपात दोस्तों, इसी समय के अंदर जितना समय में इन अणुओं ने भाग लिया है अभिक्रिया में, उतने ही समय के अंदर कितने क्वांटम जो है या फोटोन जो है वो क्वांटमों की संख्या है वो इसे इस अभिक्रिया में अवशोषित की जाती है, उनकी संख्या। उसी समय में अवशोषित फोटोनों या क्वांटमों की संख्या क्वांटम लब्धि कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों वो ये है कि प्रतिदीप्ति क्या है। आपसे प्रतिदीप्ति पूछ लिया जाए कि प्रतिदीप्ति क्या है, तो प्रतिदीप्ति क्या है दोस्तों कि पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या होता है, पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो उसे प्रतिदीप्ति कह देता है। ठीक है, मतलब प्रकाश को क्या हुआ अभी अवशोषित किया और वापस क्या भी उसको उत्सर्जित कर देता है, तो हमें कुछ न कुछ अलग इफेक्ट रंग वगैरह है वो दिखाई देते हैं किसी अलग प्रकार के, तो उसे हम प्रतिदीप्ति बोलते हैं दोस्तों। तो पदार्थ का वह गुण पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में जो अवशोषित होता है पदार्थ जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को क्या कर लेता है दोस्तों, अवशोषित कर लेता है और वापस ही उत्सर्जित कर देता है, को अवशोषित करके तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, उसकी पदार्थ की प्रतिदीप्ति कहलाता है। पदार्थ की प्रतिदीप्ति कहते हैं उसे। यानी हमारे पास कुछ ऐसा पदार्थ है, तो जैसे इसके पास किसी भी प्रकार की विकिरण आई तो इसने अवशोषित कर ली और हाथों हाथ ही उसको जस्ट ही वापस से उत्सर्जित भी कर दिया। ठीक है, अवशोषित करके उत्सर्जित कर दिया, तो ये हमें एक अलग से कलर की दिखाई देगी या किसी भी कलर की हमें दिखाई दे सकती है, तो ये प्रतिदीप्ति कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश सुग्राही पदार्थ किसे कहते हैं, यानी प्रकाश सुग्राही कारक किसे कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश सुग्राही
जो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं प्रकाश के प्रति क्या होती है दोस्तों? संवेदक होती है। प्रकाश के प्रति संवेदक होती है। इन्हें प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं कहते हैं। तथा जिन कारकों में यह अभिक्रिया होती है ना, उन कारकों को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश सुग्राही कारक कहते हैं। तो जिन कारकों में ये अभिक्रियाएं होती है उन्हें प्रकाश सुग्राही कारक कहते हैं। उन्हें प्रकाश सुग्राही कारक कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है दोस्तों कि उत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम एक तंत्र की अवस्था में परिवर्तन कुछ निश्चित माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक हमारे पास कोई तंत्र है किसी प्रकार का, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है किसी अन्य माध्यमिक अवस्थाओं के द्वारा। ठीक है, तो अवस्थाओं द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? परिवर्तन, माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा परिवर्तन किया जाता है और फिर उसको वापस उसी अवस्था में लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो फिर तंत्र को उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा वापस जो पहले उसकी मूल अवस्था थी उसी में लेकर आते हैं। वापस मूल अवस्था में लाया जाता है। मूल अवस्था में लाया जाता है यदि इसके, मतलब जो प्रक्रम हमने किया है, यदि इसके साथ साथ इसका जो आसपास का पारिपार्श्विक है, यानी पारिपार्श्विक, यदि इसके साथ साथ पारिपार्श्विक भी अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो यह रूपांतरण उत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यह
रूपांतरण तो उत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाता है, और ये जो पूरा प्रक्रम हुआ है इस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं या यह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। क्या था हमारे पास दोस्तों कि हमारे पास कोई एक तंत्र था, उसकी अवस्था में हमने किसी प्रकार माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा क्या कर दिया, उसकी परिवर्तन कर दिया। फिर क्या किया, वापस उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं द्वारा उसको गुजार कर वापस क्या किया गया, अभी मूल अवस्था में लाया जाता है। तो इसके आसपास जो पारिपार्श्विक है तंत्र है, तो उसमें भी अगर वो भी अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो यह रूपांतरण वो क्या कहलाता है दोस्तों, उत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाता है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है दोस्तों कि गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं। ठीक है, यह क्या है गैल्वेनी सेल, तो वे सेल दोस्तों, वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अथवा क्या होता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गैल्वेनी सेल कहते हैं, गैल्वेनी सेल, या इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे बैटरी जो होती है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमें क्या मिलता है भी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा उसके अंदर से प्राप्त होती है। और हमारे पास जो डैनियल सेल होते हैं, डैनियल सेल, तो ये क्या है दोस्तों, गैल्वेनिक सेल होते हैं। बैटरी और डैनियल सेल जो है वो कौन से भी गैल्वेनिक सेल होते हैं। इनमें क्या होता है, अभी रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तन किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम क्या होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का जो अवशोषणकारी पदार्थ होता है वो क्या करता है, प्रकाश आया तो प्रकाश के में छोटे छोटे फोटोन जो होते हैं उनमें क्या होती है, एनर्जी होती है, hν होती है। ठीक है दोस्तों, तो hν ऊर्जा को क्या किया अभी, अवशोषणकारी पदार्थ ने अवशोषण किया और अपने हिसाब से वह आगे चला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अवशोषणकारी पदार्थ प्रकाश को क्वांटा के रूप में अवशोषण करता है तथा प्रकाश रासायनिक
परिवर्तन की प्राथमिक तथा प्रकाश रासायनिक परिवर्तन की प्राथमिक प्रक्रिया यह है कि एक अवशोषणकारी अणु, मतलब एक जो अणु है अवशोषणकारी, वो क्या करता है, एक क्वांटम जिसकी एनर्जी क्या होती है दोस्तों, h होती है, उसका अवशोषण करता है और आगे चला जाता है। अवशोषणकारी अणु प्रकाश के एक ही क्वांटा का अवशोषण करता है। क्वांटा इसकी एनर्जी क्या होती है दोस्तों, h होती है, का अवशोषण करता है। ये होता है दोस्तों प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। मतलब ये है कि एक कोई अणु है तो उस अणु ने क्या किया दोस्तों, एनर्जी ली, कितनी, प्रकाश आया, किसी आपतित इस पदार्थ पर प्रकाश आपतित हुआ, ठीक है। तो प्रकाश आपतित होते ही इसमें क्या हुआ, एनर्जी आएगी फोटोन के रूप में, ये क्या करेंगे भी, h को ग्रहण करेंगे, जितनी इनको आवश्यकता होगी उसी प्रकार से ये ग्रहण कर लेते हैं पहले आने वाले क्वांटम को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं वो इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास किसी प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। तो इस पर विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो आती है, इस पर गिरती है, तो क्या करेगा भी, ये पदार्थ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे भी, इनमें ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और क्या हो जाएंगे भी, उत्सर्जित हो जाएंगे यहाँ से। जैसे सौर प्लेट जो होती है, तो सौर प्लेट में क्या आता है भी, सोलर ऊर्जा प्लेट जो होती है उसमें क्या आता है, प्रकाश आपतित होता है, तो वो प्रकाश के आपतित होते ही उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी प्राप्त कर उत्सर्जित हो जाते हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलर जो ऊर्जा प्लेट होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब कोई पदार्थ को किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो यह प्रभाव क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जैसे प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं ये उसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत
सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है दोस्तों कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जैसे क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं ये। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये ना इलेक्ट्रोड विभव हर प्रकार की सांद्रता के लिए ज्ञात करना बहुत संभव नहीं है। तो इसके लिए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है। तो देखिए कि इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? अभी विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है दोस्तों। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। परंतु क्या दोस्तों, ये जो विलयन होते हैं अलग अलग, तो उनमें क्या होता है, उनकी सांद्रता से प्रत्येक मान जो है वो संभव नहीं होता है ज्ञात करना। ठीक है, तो परंतु इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रत्येक संभव सांद्रता के लिए सांद्रता के संदर्भ में या सांद्रता पर ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात करना कठिन होता है। अतः मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के विभव को लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में विद्युत अपघट्य की मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है। ठीक है, यानी हम जो है वो हाइड्रोजन के लिए मानते हैं। मानक हाइड्रोजन विभव के संदर्भ में विद्युत अपघट्य की मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि राउल्ट का नियम लिखिए या राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए दोस्तों। तो राउल्ट का नियम क्या है दोस्तों? कि राउल्ट के नियम के अनुसार क्या दोस्तों, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के
वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है दोस्तों कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव, उसके अंदर विलयन है जो हमारे पास, उसके अंदर वाष्पशील जो अवयव होते हैं, वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है राउल्ट का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग ये जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं ये लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, तो एक बार अच्छी तरीके से इनको कर लेना। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी विलयन की पीएच से आप क्या समझते हैं। तो पीएच का निर्धारण दोस्तों, पीएच का निर्धारण मतलब किसी विलयन के अंदर पीएच विलयन की जो पीएच है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमें बताना हो। तो पीएच का क्या होता है दोस्तों, निर्धारण होता है ना। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्यक्त करने का सुगम मापक्रम या अच्छा मापक्रम पीएच मापक्रम कहलाता है। या पीएच मापक्रम है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अनुसार पीएच बराबर माइनस log, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्यक्त करने की का सुगम मापक्रम पीएच मापक्रम कहलाता है, जिसे हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो जिस विलयन का पीएच मान हमें ज्ञात करना हो उसमें हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड जो होते हैं तो उनका एक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव समीकरण द्वारा हम पीएच की गणना की जा सकती है दोस्तों। तो ये हो गया पीएच, किसी विलयन के पीएच से आप क्या समझते हैं। तो जिस विलयन का पीएच ज्ञात करना होता है उसमें हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड तथा एक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव समीकरण द्वारा पीएच की गणना की जाती है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है दोस्तों कि विद्युत अपघटन एवं
विद्युत रासायनिक सेल के अंदर विभेद बताइए। तो विद्युत अपघटनीय सेल जो होते हैं वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है अथवा विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक क्रिया की जाती है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। इसके बाद में विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जिनमें क्या है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत अपघटनीय में क्या था अभी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा अभी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अथवा क्या भी दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। या उत्पन्न करना क्या किस में होती है दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। या गैल्वेनिक सेल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है दोस्तों कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं। तो सूखी बर्फ देखिए कि सूखी बर्फ में रासायनिक क्रिया में CO2 ठोस अवस्था में होती है दोस्तों, ठीक है। सामान्य बर्फ में ठोस अवस्था में पानी होता है, और जो सूखी बर्फ होती है उसमें क्या होती है दोस्तों, CO2 जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, उसे हम सूखी बर्फ कहते हैं, ठीक है। और सामान्य बर्फ में जैसे पानी को हमने फ्रीज कर दिया है तो वो सामान्य बर्फ हो गई, ठीक है। और CO2 को जब फ्रीज किया जाता है, उसे जमाया जाता है, तो वो कौन सी बर्फ कहलाएगी दोस्तों, सूखी बर्फ कहलाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है दोस्तों कि हिमांक मिश्रण क्या है। तो हिमांक मिश्रण ऐसे बर्फ में लवणों को मिलाने पर उसका क्या होता है दोस्तों, ताप अत्यधिक कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिमांक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो बर्फ में लवणों को मिलाने पर उसका ताप कम हो जाता है, ताप अत्यधिक कम हो जाता है।
इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? हिमांक मिश्रण कहते हैं दोस्तों। हिमांक मिश्रण कहते हैं। किसी भी प्रकार के और क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।